फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से नर्सेज पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम एनक्लेक्स रिव्यू का सेशन स्टार्ट किया था, तो इसी सेशन की जो अपनी सीरीज थी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, उसमें से आज हम डिस्कस करेंगे मायोस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। तो मायोस्थेनिया ग्रेविस क्या एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मेनली अपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिलेटेड है। मीन्स ये अपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करती है। और जो जब इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, जब इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, तो वहां पर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स साइनेप्स वन दो न्यूरॉन के बीच में भी स्ट्रक्चर होता है जब इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में ट्रांसमिट होता है, या जब इम्पल्स का एक न्यूरॉन से मसल्स के बीच में ट्रांसमिशन होता है। और मोटोर न्यूरॉन, जब मोटोर न्यूरॉन इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं, तो जब न्यूरॉन और मसल्स के बीच में इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है तो वहां पर भी जंक्शन बनते हैं जिसको हम बोलते हैं साइनेप्स। तो जो साइनेप्स नर्व एंड मसल्स के बीच में बनते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो जंक्शन या साइनेप्स मसल्स और न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट होते हैं उसको बोला जाता है बच्चों न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो बॉडी में हमारी नर्वस सिस्टम में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं, वहां पर दो टाइप के फाइबर प्रेजेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि ये अपना एक न्यूरॉन है और ये दूसरा मसल फाइबर है, ये वाला मसल फाइबर है। और इन दोनों के बीच में साइनेप्स या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। ये वाला क्या है, मसल फाइबर, एंड ये वाला स्ट्रक्चर है अपने न्यूरॉन का। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर फॉर्मेशन होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। ये जो जंक्शन है इसको बोलेंगे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये जंक्शन हेल्प करता है इम्पल्स के ट्रांसमिशन में। तो इस जंक्शन से पहले के ये क्या है, न्यूरॉन का टर्मिनल पार्ट होता है। ये न्यूरॉन का टर्मिनल पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्री सिनाप्टिक फाइबर्स। यहाँ पर जो फाइबर प्रेजेंट होते हैं प्री सिनाप्टिक स्पेस है, ये वाला स्पेस होता है प्री सिनाप्टिक। और इसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनाप्टिक। तो ये जो प्री साइनाप्टिक फाइबर होते हैं, ये प्री साइनाप्टिक फाइबर एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं जो होता है अपना एसिटाइल कोलिन। एक न्यूरोट्रांसमीटर का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है जिसको बोला जाता है एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन हेल्प करता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मोटोर न्यूरॉन, या मोटोर न्यूरॉन से जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं उनमें हेल्प करता है। जो हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं और उसमें भी पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम डिस्कस करते हैं, तो उसमें इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है इम्पल्स ट्रांसमिशन में। एसिटाइल कोलिन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, उसमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एसिटाइल कोलिन क्या करता है, जो मोटोर इंपल्स होते हैं उनके ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। देन जो पोस्ट सिनेप्टिक अपना स्पेस होता है वहां पर भी एक एंजाइम का प्रोडक्शन होता है जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिनेस्टेज। यहाँ पर एक एंजाइम का प्रोडक्शन होता है जिसको बोला जाता है एसिटाइल कोलिनेस्टेज। एसिटाइल कोलिनेस्टेज। और ये इसका काम होता है, ये करता है एसिटाइल कोलिन को न्यूट्रलाइज करने का, उसका डिस्ट्रक्शन का काम करता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसका मेन फंक्शन होता है ये मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के लिए, अपनी ब्लड वेसल्स के डायमीटर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मसल्स एक्टिविटी के लिए, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को रेगुलेट करने के लिए एसिटाइल कोलिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर किसी पेशेंट में
एसिटाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज हो जाए, या एसिटाइल कोलिनेस्टरेज का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, हाई हो जाए, या इस जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है इस जंक्शन में कोई प्रॉब्लम हो जाए। इन तीनों केस में क्या होगा, जो मोटर इम्पल्स ट्रांसमिट होने चाहिए उस रेट से ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे, एंड जो मस्कुलर एक्शन जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम करवाएगा वो उस रेंज में नहीं हो पाएगी। तो इस कंडीशन से इस प्रकार एक डिजीज डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस, तो इसको हम डिफाइन करते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस को। मायस्थेनिया ग्रेविस क्या होती है, एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज होती है। मायस्थेनिया ग्रेविस इज ए न्यूरोमस्कुलर डिजीज, मीन्स नर्वस सिस्टम की डिजीज होती है, एंड अपने मस्कुलर सिस्टम में इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं। यह डिजीज मेनली अफेक्ट करती है अपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करती है। देन इसके कैरेक्टर क्या होंगे, मास्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज होती है जो मेनली अपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करती है, एंड कैरेक्टराइज्ड बाई जनरल मसल वीकनेस। क्या होगा, जनरल मसल्स की वीकनेस बॉडी में देखने को मिलेगी। बॉडी की जो भी जनरल मसल्स है वो वीक हो जाएगी, स्पेशली वॉलंटरी मसल्स। जनरल मसल्स में भी अपनी बॉडी की जो वॉलंटरी मसल्स हैं उनकी वीकनेस देखने को मिलती है, एंड साथ ही एक्सट्रीम फैटिग भी पेशेंट देखने को मिलता है। पेशेंट में फैटिगनेस देखने को मिलेगी। अब हम इसके कोज की बात करें तो इस डिजीज के पॉसिबल क्या क्या कोज हो सकते हैं, तो अभी हमने डिस्कस किए इस डिजीज के क्या क्या कोज हो सकते हैं। फर्स्ट वन, इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिन। फर्स्ट क्या कोज हो सकता है बच्चों, इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिन। अगर बॉडी में एसिटाइल कोलिन एडिक्वेट नहीं बन रहा है तो वो क्या करेगा, मायस्थेनिया ग्रेविस को कोज कर सकता है। दूसरा कोज होता है कि एसिटाइल कोलिन का प्रोडक्शन तो नॉर्मल हो रहा है, लेकिन एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम एक्सेस अमाउंट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, मींस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। थर्ड कोज की बात करें तो थर्ड इसका कोज हो सकता है मसल फाइबर इनरेस्पॉन्सिव हो जाए, इनरेस्पॉन्सिवनेस ऑफ मसल फाइबर, मीन्स एसिटाइल कोलिन एंड एसिटाइल कोलिनेस्टरेज का प्रोडक्शन तो नॉर्मल हो रहा है, लेकिन मसल फाइबर इन रेस्पॉन्सिव हो गए। एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट जैसा रेस्पॉन्स देना चाहिए वैसा रेस्पॉन्स मसल फाइबर नहीं दे रहे। देन हम बात करते हैं इस डिजीज के क्लिनिकल फीचर्स की। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स इस डिजीज में हमें देखने को मिलेंगे, तो फर्स्ट वन अभी हमने डिस्कस किया कि ये अपने न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की डिजीज है, अपनी मसल्स को अफेक्ट करती है। तो इस डिजीज के कारण अपने को फर्स्ट सिम्टम देखने को मिलता है वीकनेस, जनरल मसल वीकनेस अपने को देखने को मिलेगी, एंड पेशेंट में फैटिगनेस देखने को मिलती है। वीकनेस एंड फैटिग के सिम्टम यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। सेकंड हम बात करें तो डिफिकल्टी इन च्यूइंग एंड स्वालोइंग। पेशेंट में डिफिकल्टी इन च्यूइंग एंड स्वालोइंग देखने को मिलती है, क्योंकि ये मेनली अपने वॉलंटरी मसल को अफेक्ट करती है। डिफिकल्टी इन च्यूइंग एंड स्वालोइंग। नेक्स्ट वन, डिस्फेजिया के सिम्टम देखने को मिलेंगे बच्चों, डिस्फेजिया देखने को मिलेगा, एंड ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, पटोसिस जिसको हम बोलते हैं वो भी देखने को मिलता है पेशेंट में। देन इस वजह से पटोसिस के साथ और क्या देखने को मिलेगा, डबल विजन मीन्स डिप्लोपिया, डबल विजन या डिप्लोपिया पेशेंट में देखने को मिलता है।
रेस्पिरेटरी मसल की वीकनेस भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जब पेशेंट की रेस्पिरेटरी मसल्स वीक हो जाएगी तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिलती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। देन ब्रीथिंग डिफिकल्टी होएगी तो पेशेंट का ब्रीथ साउंड भी क्या होंगे, डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड देखने को मिलेंगे, डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड। एंड अगर डिजीज ज्यादा सीवियर होती है तो रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस हो सकता है एंड रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस हो सकता है एंड रेस्पिरेटरी फेल्योर, पेशेंट में रेस्पिरेटरी फेल्योर भी डेवलप हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं जो माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। देन नेक्स्ट, अगर अपने पास कोई ऐसा पेशेंट होता है माइस्थेनिया ग्रेविस का तो इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? इसको मेनली डायग्नोस करने के लिए हम पेशेंट का, अगर रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस है तो बेसिक जो अपने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, हम पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, देन पेशेंट का ईसीजी करवाया जा सकता है एंड एक कंफर्मेटरी टेस्ट हम यूज करते हैं, हिड्रोफोनियम टेस्ट, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसी क्लास में, हिड्रोफोनियम टेस्ट या टेनिसिलोन टेस्ट, टेनिसिलोन। मेनली इस टेस्ट का पर्पज होता है, जो हिड्रोफोनियम टेस्ट या जो जिसे हम टेनिसिलोन टेस्ट बोलते हैं, इसका पर्पज होता है माइस्थेनिया ग्रेविस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस में डिफरेंशिएट करना। इस पर्पज से इस टेस्ट को हम करते हैं। देन जनरल जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। अगर कोई माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट होता है तो उसके मैनेजमेंट के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं? तो मैनेजमेंट के लिए अगर एसिटाइल कोलिन का नॉर्मल से ज्यादा सेक्रेशन हो रहा है तो हम एंटी कोलिनेस्ट्रेज मेडिकेशन पेशेंट को दे सकते हैं, पेशेंट को दी जा सकती है एंटी कोलिनेस्ट्रेज। ये मेडिकेशन क्या करेगी? एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज को इनहिबिट करेगी। ये क्या करती है? इनहिबिट एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। अगर डिजीज एक्सेस एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज लेवल के कारण हो रही है तो हम एंटी कोलिनेस्ट्रेज मेडिकेशन यूज में लेते हैं। देन हम पेशेंट को कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दे सकते हैं। अगर डिजीज ऑटो इम्यून कोज है कोई तो हम इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग भी दे सकते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट, if the cause of disease is any autoimmune disease, in the case of autoimmune disease। देन सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हम करते हैं। अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेल्योर है, रेस्पिरेटरी वीकनेस है तो वेंटिलेटरी सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा सकता है, वेंटिलेटरी सपोर्ट। देन हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन की, जो नर्स को ऐसे पेशेंट की केयर करते टाइम फॉलो करने होते हैं। हमें जब माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट की केयर करते हैं तो उस टाइम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो नर्स को माइंड में रखने होते हैं और प्रायोरिटी बेसिस पे हमें केयर प्रोवाइड करनी होती है। तो मेनली इस पेशेंट के अंदर सीवियर जो सिम्टम हमने देखे, रेस्पिरेटरी वीकनेस और रेस्पिरेटरी फेल्योर इस पेशेंट में डेवलप हो सकता है। तो हमें क्या करना होता है? हमें पेशेंट को मॉनिटर करना होगा। हम पेशेंट को क्या करेंगे बच्चों? पेशेंट को मॉनिटर करेंगे। किसके लिए मॉनिटर करेंगे? तो हम पेशेंट की रेस्पिरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करेंगे, हम पेशेंट की रेस्पिरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करेंगे।
हम पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेल्योर के लिए मॉनिटर करेंगे, फॉर रेस्पिरेटरी फेल्योर। देन हम पेशेंट के वाइटल साइन को रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। हम पेशेंट की स्पीच एंड स्वॉलोइंग एबिलिटी के लिए मॉनिटर करेंगे। क्योंकि अगर मान लो पेशेंट स्वॉलो नहीं कर पा रहा है और हम उसको कोई सॉलिड या लिक्विड फूड देते हैं, उस केस में पेशेंट उस लिक्विड फूड को एस्पायरेट कर सकता है और एस्पायरेटरी निमोनिया भी कोज कर सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, पेशेंट को इन सब चीज़ों के लिए पेशेंट की रेस्पिरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करना है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेल्योर के सिम्टम के लिए मॉनिटर करना है, पेशेंट के वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, देन स्पीच एंड स्वॉलोइंग एबिलिटी के लिए भी हमें मॉनिटर करना है। देन अगर पेशेंट में सीवियर रेस्पिरेटरी वीकनेस के सिम्टम है तो हमें सक्शनिंग एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट बेड साइड रेडी रखने हैं। अगर रेस्पिरेटरी फेल्योर के चांसेस है तो हम क्या करेंगे, सक्शनिंग एंड अदर इमरजेंसी इक्विपमेंट रेडी रखने होते हैं, केप्ट रेडी एट पेशेंट बेड साइड। पेशेंट की बेड साइड ये सारे इक्विपमेंट हमें रेडी करके रखने होते हैं, कभी भी इमरजेंसी कंडीशन डेवलप हो सकती है तो हमें इन इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देन पेशेंट में मसल वीकनेस के सिम्टम आएंगे। सेकंड वन जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है फर्स्ट रेस्पिरेटरी वीकनेस था, देन जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस एंड फैटिग देखने को मिलती है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ स्पेसिफिक इंटरवेंशन हमें माइंड में रखने होते हैं। हमें पेशेंट को शॉर्ट एक्टिविटी के लिए एडवाइज करना है, शॉर्ट एक्टिविटीज, क्योंकि लॉन्ग एक्टिविटीज क्या करेगी, पेशेंट की वीकनेस को और बढ़ाएगी। तो हमें शॉर्ट एक्टिविटीज प्लान करनी है पेशेंट के लिए। जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है वो हमें देनी है पेशेंट को। देन पेशेंट को एडवाइज करना है, एडवाइज टू अवॉइड स्ट्रेस, इन्फेक्शन, फैटीग, इन सबको अवॉइड करने के लिए पेशेंट को एडवाइज करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन होते हैं जो माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट की केयर करते टाइम हमें माइंड में रखने होते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं माइस्थेनिक क्राइसिस। माइस्थेनिक क्राइसिस माइस्थेनिया ग्रेविस की एक सीवियर कंडीशन है। जब माइस्थेनिया ग्रेविस का एक्सार्बेशन होता है, एक्यूट एक्सार्बेशन होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं माइस्थेनिक क्राइसिस। माइस्थेनिक क्राइसिस में जो ग्रेविस के सिम्टम थे वो और ज्यादा सीवियर हो जाते हैं, सीवियर टाइप के सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, एन एक्यूट एक्सार्बेशन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिक क्राइसिस क्या होता है, एक्यूट एक्सार्बेशन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। इसका मेन कोज हम देखें तो इस जो माइस्थेनिक क्राइसिस होता है इसका कोज क्या रहता है बच्चों, इसका कोज रहता है रेपिडली प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। कोज क्या होंगे, डिजीज कभी कभी रेपिडली प्रोग्रेस हो जाती है, सीवियर हो जाती है, तो रेपिड प्रोग्रेस ऑफ डिजीज क्या कर सकती है, माइस्थेनिक क्राइसिस कोज कर सकती है। देन इनएडिक्वेट मेडिकेशन, अगर पेशेंट इनएडिक्वेट अमाउंट में मेडिकेशन ले रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है इनएडिक्वेट मेडिकेशन थेरेपी से, ड्यू टू इनएडिक्वेट मेडिकेशन थेरेपी। देन कोई सीवियर इन्फेक्शन की कंडीशन भी माइस्थेनिक क्राइसिस को कोज कर सकती है। देन फैटिग एंड स्ट्रेस, फैटिग एंड, तो ये कुछ कॉमन फैक्टर होते हैं जो माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में माइस्थेनिक क्राइसिस की कंडीशन डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं।
सिम्टम की हम बात करें तो इसके जो कॉमन सिम्टम होते हैं माइस्थेनिक क्राइसिस के, उसमें फर्स्ट वन जो देखने को मिलता है बच्चों वो होता है इंक्रीज्ड वाइटल्स। इंक्रीज्ड वाइटल्स, और वाइटल में भी क्या क्या इंक्रीज मिलता है, तो इंक्रीज्ड पल्स रेट, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट एंड इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। तो पेशेंट की पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्लड प्रेशर तीनों इंक्रीज्ड मिलते हैं। देन पेशेंट में डिसअपनिया, एनोक्सिया एंड साइनोसिस के सिम्टम भी देखने को मिलेंगे। डिसअपनिया, एनोक्सिया एंड साइनोसिस। पेशेंट में बोवल एंड ब्लाडर इनकॉन्टिन्यूस भी देखने को मिल सकता है, बोवल एंड ब्लाडर इनकॉन्टिन्यूस। देन यूरिन आउटपुट डिक्रीज्ड मिलेगा, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। एंड कफ रिफ्लेक्स एंड स्वालो रिफ्लेक्स डिजीज सीवियर हो रही है तो वो भी absent मिलती है, absence ऑफ, absent कफ एंड स्वालो रिफ्लेक्स। तो ये कॉमन सिम्टम होते हैं जो माइस्थेनिक क्राइसिस की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस। कोलिनर्जिक क्राइसिस, the crisis is caused by over medication with anticholinesterase। अभी हमने डिस्कस किया कि पोस्ट सिनेप्टिक स्पेस में एक एंजाइम का प्रोडक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिनेस्टेज। एसिटाइल कोलिनेस्टेज जो माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जब हम माइस्थेनिया ग्रेविस, ऐसे पेशेंट जिनमें एसिटाइल कोलिनेस्टेज के हाई लेवल से माइस्थेनिया ग्रेविस हुआ है, उनको ट्रीट करने के लिए हम एंटी कोलिनेस्टेज ड्रग देते हैं। इसका काम होता है, जो एंटी कोलिनेस्टेज ड्रग होती है ये क्या करती है, इनहिबिट करने का काम करती है एसिटाइल कोलिनेस्टेज को। एसिटाइल कोलिनेस्टेज को ये इनहिबिट करती है। तो अगर पेशेंट को इसका ओवर मेडिकेशन हो जाता है तो एक्सेस अमाउंट में क्या होगा, अगर ओवर मेडिकेशन होगी तो एक्सेस अमाउंट में कोलिनेस्टेज का इनहिबिशन होने लगेगा। और कोलिनेस्टेज का भी लेवल जरूरी होता है, इम्पल्स से ट्रांसमिट होने के बाद क्या होता है, एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एसिटाइल कोलिनेस्टेज रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जब इसका ब्लड में, अपने नर्वस सिस्टम में लेवल ही नहीं बचेगा तो एसिटाइल कोलिन का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो एसिटाइल कोलिन का ये हाई लेवल भी क्या करवाता है, कुछ न्यूरोमस्कुलर सिम्टम कोज करता है जिसको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस। तो द क्राइसिस इज कोज्ड बाय ओवर मेडिकेशन विथ एंटीकोलिनेस्टेज। तो इससे क्या होगा, एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन। माइस्थेनिया ग्रेविस में एसिटाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज होता है, लेकिन इस क्राइसिस की कंडीशन में, कोलिनर्जिक क्राइसिस की कंडीशन में एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो इससे कुछ क्लिनिकल सिम्टम डेवलप होंगे जो इस टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन पेशेंट में देखने को मिलता है अबनॉर्मल अब्डोमिनल क्रैम्पिंग। पेशेंट में देखने को मिलता है अब्डोमिनल क्रैम्प्स। देन नोजिया, वोमिटिंग के सिम्टम देखने को मिलेंगे। पेशेंट का विजन ब्लड हो सकता है, ब्लड विजन पेशेंट में देखने को मिल सकता है। पेशेंट में पेलर देखने को मिल सकता है। फेशियल मसल की ट्विस्टिंग देखने को मिल सकती है, फेशियल मसल्स की ट्विस्टिंग। पेशेंट में हाइपोटेंशन डेवलप हो सकता है। ब्रोंकोस्पाज्म, वीजिंग एंड ब्रेडिकार्डिया।
ये सिम्टम भी देखने को मिल सकते हैं। पेशेंट में ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिल सकता है, पेशेंट में वीजिंग देखने को मिल सकता है एंड पेशेंट में ब्रेडी कार्डिया देखने को मिल सकता है, ब्रेडी कार्डिया। तो दोनों के सिम्टम जब हम देखें तो माइस्थेनिया ग्रेविस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस के सिम्टम लगभग सिमिलर सिमिलर टाइप के सिम्टम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन की हम बात करें कि कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या नर्सिंग इंटरवेंशन हमें करने होते हैं, तो इन द केस ऑफ कोलिनर्जिक क्राइसिस इसका मेन कोज क्या होता है कोलिनर्जिक क्राइसिस का, अभी हमने डिस्कस किया कि एंटीकोलिनेस्टेज मेडिकेशन की ओवरडोज से ये डेवलप होता है। किससे डेवलप होता है? ओवर मेडिकेशन से डेवलप होता है। तो हमें इमीडिएटली क्या करना है, इस मेडिकेशन को विथहोल्ड कर देना है। इस मेडिकेशन को इमीडिएटली हमें क्या करना है, स्टॉप करना है, विथहोल्ड करना है। तो फर्स्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग जो अपनी इंटरवेंशन होती है प्रायोरिटी बेस्ड, कि जब भी किसी पेशेंट में और मेडिकेशन से कोलिनर्जिक क्राइसिस होता है तो हमें मेडिकेशन को स्टॉप करना है। मेडिकेशन को क्या करना है, स्टॉप करना है। और कौन सी मेडिकेशन? एंटी कोलिनेस्टेज जो मेडिकेशन हम दे रहे थे, एंटी कोलिनेस्टेज मेडिकेशन को। देन सेकंड हमें क्या करना है, इस मेडिकेशन को स्टॉप करने के बाद पेशेंट को प्रिपेयर करना है, हमें पेशेंट को देना है एंटीडोट। किसका एंटीडोट देंगे? हम पेशेंट को देंगे एंटीकोलिनेस्टेज या एसिटाइल कोलिन का एंटीडोट। क्योंकि ये मेडिकेशन क्या करती है, ओवर मेडिकेशन से एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ेगा, तो हमें एंटीडोट देना है। और इस केस में हम एंटीडोट देते हैं एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट। तो एट्रोपिन सल्फेट एंटीडोट के लिए हमें पेशेंट को प्रिपेयर करना है। इसके साथ ही पेशेंट के जो वाइटल्स है उनकी हमें रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है एंड पेशेंट की मसल्स वीकनेस भी देखने को मिलती है, यहाँ पर भी रेस्पिरेटरी फंक्शन अफेक्ट होते हैं। तो हमें मॉनिटर करना है पेशेंट की रेस्पिरेटरी स्टेटस को, मॉनिटर फॉर रेस्पिरेटरी status of the patient, and also we have to monitor for respiratory failure, symptom of respiratory failure के लिए भी हमें पेशेंट को मॉनिटर करते रहना है। देन इन दोनों कंडीशन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, माइस्थेनिया ग्रेविस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको बोला जाता है इड्रोफोनियम टेस्ट और टेनिसिलोन टेस्ट। इसका मेन पर्पज होता है टेनिसिलोन टेस्ट और इड्रोफोनियम टेस्ट का टू डिफ्रेंशिएट माइस्थेनिया ग्रेविस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस, कोलिनर्जिक क्राइसिस। तो इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, मेनली ये जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो इस टेस्ट में हम क्या करेंगे, इस टेस्ट का बेसिक एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट में इड्रोफोनियम इंजेक्ट करते हैं। इड्रोफोनियम इंजेक्शन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू द क्लाइंट। टेनिसिलोन टेस्ट में हम इड्रोफोनियम का इंजेक्शन पेशेंट को देंगे। इड्रोफोनियम का इंजेक्शन देने के बाद दो सिचुएशन या दो टाइप के रेस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया, पॉजिटिव फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। अगर इड्रोफोनियम इंजेक्ट करने के बाद क्लाइंट सिम्टम में इंप्रूवमेंट शो कर रहा है, मसल स्ट्रेंथ क्लाइंट की इंप्रूव हो रही है, क्लाइंट के सिम्टम डिसअपियर हो रहे हैं आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इड्रोफोनियम, तो इसका मतलब है कि ये टेस्ट पॉजिटिव है माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए। इस पेशेंट को क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस है। अगर इड्रोफोनियम देने के बाद सिम्टम इंप्रूव हो रहे हैं तो क्लाइंट को माइस्थेनिया ग्रेविस है। हमें क्या करना है, पेशेंट को मेडिकेशन कंटिन्यू करनी है। ये वाली मेडिकेशन हमें क्या करना है, कंटिन्यू करनी है। देन अगर इड्रोफोनियम देने के बाद क्लाइंट के सिम्टम में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है या मसल स्ट्रेंथ और वीक हो जाती है, पेशेंट के सिम्टम और सीवियर हो जाते हैं, तो इसका मतलब पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं है, तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए टेस्ट नेगेटिव है। लेकिन अगर टेस्ट माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए नेगेटिव है
तो ये सजेस्टिव होता है, इंडिकेट करता है कि पेशेंट को क्या है, कोलिनर्जिक क्राइसिस। पेशेंट किसमें है, कोलिनर्जिक क्राइसिस। तो कई बार पूछा जाता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए हीड्रोफोनियम टेस्ट नेगेटिव है तो वो क्या इंडिकेट करेगा। अगर माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए हीड्रोफोनियम टेस्ट नेगेटिव है तो वो सजेस्ट करता है, पॉजिटिव है, पेशेंट को कोलिनर्जिक क्राइसिस। तो इस केस में हमें क्या करना है, इमीडिएटली हीड्रोफोनियम जो हम दे रहे थे उसको स्टॉप करना है। इमीडिएटली हमें क्या करना है, इस मेडिकेशन को स्टॉप करना है एंड पेशेंट को एंटीडोट देना है। एंटीडोट कौन सा होता है, अभी हमने बच्चों डिस्कस किया। किस केस में हम क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन का एंटीडोट होता है एट्रोपिन सल्फेट। तो पेशेंट को प्रिपेयर करना है एट्रोपिन सल्फेट के लिए। और जब भी हम टेनिसोलोन टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने से पहले अपने पास एंटीडोट अवेलेबल होना चाहिए। एंटीडोट शुड बी अवेलेबल। कई बार यहां से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप टेनिसोलोन टेस्ट करने जा रहे हो तो आप कौन सी प्रायोरिटी को देखोगे या कौन से इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो जब भी आप टेनिसोलोन टेस्ट कंडक्ट करें तो आपके पास हीड्रोफोनियम का एंटीडोट एट्रोपिन सल्फेट हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास एट्रोपिन सल्फेट नहीं है तो आप कभी भी किसी पेशेंट का टेनिसोलोन टेस्ट नहीं करोगे। तो ये था बच्चों आज की क्लास का अपना टॉपिक, माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिक क्राइसिस, कोलिनर्जिक क्राइसिस एंड एट लास्ट हीड्रोफोनियम टेस्ट।